हेलो बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम कार्बनिक के यौगिकों के बारे में बात कर चुके हैं और ऐसे कार्बनिक यौगिकों के बारे में बात किए हैं जो जिनका अणुभार क्या होता है, निम्न होता है। आज बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों के बारे में। अब देखिए बच्चों, अगर उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों की बात करता है तो इसमें दो कंपाउंड्स आते हैं। एक है आपका साबुन साबुन और तथा दूसरा है आपका अपमार्जक। बच्चों, इस चीज को हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। अपमार्जक, अगर इसको बात करें तो अपमार्जक देखिए, हम साबुन जो इस्तेमाल करते हैं वो दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है आपका नहाने वाला साबुन जिससे हम नॉर्मली नहाते हैं, और एक दूसरा साबुन होता है जो आपका कपड़े धोने में या आपके बर्तन धोने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो दूसरा साबुन है जो आपका कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है उसको अपमार्जक कहते हैं, और नॉर्मल भाषा में जो जो हम लगाते हैं वो आपका साबुन कहलाता है। अब देखिए, अगर इसमें बात कर दे कि साबुन क्या होता है और आपके अपमार्जक क्या होते हैं, तो उसको डिफिनीशन वाइज या परिभाषा वाइज हम किस तरीके से बता सकते हैं उसको देखते हैं बच्चों। उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के सोडियम या पोटेशियम पोटेशियम के लवण युक्त कार्बनिक पदार्थ को साबुन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। अब अगर यहां पर बात कर दे कि अपमार्जक क्या होता है, तो देखिए, उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेनेटो के लवण को अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक बनाने में वसा का प्रयोग ना करके पेट्रोलियम का उपयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करते हैं साबुन बनाने की विधि की।
अब देखिए साबुन बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, आपके वसा के साथ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तब यहां पर आपका साबुन ग्लिसरीन बनता है। अब देखिए बच्चों, अब इसके सूत्र की अगर बात कर लें, इसका रिएक्शन क्या होगा आपका, तो देखिए इसका रिएक्शन CH2COOC17H35, यहाँ पे CHCOOC17H35 और यहाँ पे फिर CH2COOC17H35। ठीक है, ये आपका फैट का सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसके क्रिया करवा देते हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसके क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो NaOH की जगह पे आप ले सकते हैं KOH भी ले सकते हैं। तो जब इसके क्रिया इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे साबुन बनेगा। तो साबुन होता है C17H35, COONA, और यहाँ पे ये चीजें इसके साथ मिलकर बना लेती हैं आपका CH2OH, या इस चीज को ऐसे लिख देते हैं बच्चों, CH2OH, CH2OH ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। ये चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। अगर इसमें इसका नाम पूछेगा तो ये आपका फैट का सूत्र है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका साबुन का सूत्र है जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, और ये आपका एल्कोहल एक प्रकार का है। ये हो गई बच्चों आपके साबुन बनाने की विधि की बात। अब अपमार्जक की बात करेगा तो बच्चों, तो यहां पर हम इसका इस्तेमाल ना करके हम क्या कर देंगे, पेट्रोलियम का इस्तेमाल। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ हम किसके क्रिया करवा देंगे आपकी पेट्रोलियम के साथ हम किसके क्रिया करवा देंगे, आपका अमोनियम या सल्फेनेटो लवण की। उसके बाद आपका अपमार्जक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं साबुन की संरचना की। जो साबुन की संरचना होती है उसकी अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, या इसमें साबुन की संरचना के 2 भाग होते हैं। साबुन की रचना के 2 भाग होते हैं। आपका टोटल कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका है जल, या ऐसे कर देते हैं इसको, अध्रुवी भाग, और इसका दूसरा भाग है आपका ध्रुवी भाग। दूसरा है आपका ध्रुवी भाग। एक है आपका अध्रुवी भाग और दूसरा है आपका अध्रुवी भाग। तो देखिए जो ध्रुवी भाग होता है इसको वसा स्नेही तथा जल विरोधी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जल विरोधी कहते हैं। और जो ध्रुवी भाग होता है इसको जल स्नेही तथा वसा विरोधी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो आपका अध्रुवी भाग होता है वसा स्नेही होता है और जल विरोधी होता है। इसका मतलब होता है कि वसा में अगर उसको हम घोलेंगे तो वसा में घुल जाएगा लेकिन जल में नहीं घुलेगा। और ध्रुवी भाग जो होता है
वो आपका क्या होता है, जल स्नेही का मतलब उसको जल में घुल जाएगा, लेकिन उसको वसा में घोलेंगे तो वो आपका वसा में नहीं घुलेगा। तो जो जो जल में घुलेगा वो जल स्नेही कहलाएगा, और जो वसा में घुलेगा वो वसा स्नेही कहलाएगा। जो वसा में नहीं घुलेगा वो आपका जल विरोधी होगा, सॉरी वसा विरोधी होगा, और जो आपका जल में नहीं घुलेगा वो आपका वसा विरोधी होगा। कई बार कहते सारा, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं कि कौन सा भाग इसका जल स्नेही होता है और कौन सा आपका वसा स्नेही होता है। तो देखिए जो साबुन का सूत्र होता है C17H35COONE होता है, ये आपका सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको हम ड्रा करें तो पूरा व्हाइट बोर्ड भी खत्म पड़ जाएगा। तो हम इसमें दूसरे तरीके से ड्रा कर लेते हैं कि जितना ये आपके यहाँ पर कोण बनेगा, जैसे यहाँ पर उतने कार्बन आपके हो जाएंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी कि यहाँ से और कम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा COONE, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले भाग को ऐसे हम डिनोट करेंगे Na। तो देखिए बच्चों जो यहां से लेकर यहां तक का भाग होता है, यहां तक का, ये आपका वसा स्नेही होता है, ये आपका वसा स्नेही होता है, यानी कि ये जल विरोधी होता है, यानी कि जल में नहीं घुलेगा, ठीक है। और ये वाला भाग जो होता है इतना, ये आपका जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है, और यही भाग आपका वसा विरोधी होता है, ठीक है बच्चों। तो जल स्नेही होता हो वसा विरोधी होता है। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि इसमें से कौन सा आपका जल स्नेही है और कौन आपका वसा स्नेही है, ठीक है। जल स्नेही का मतलब होता है कि जो जल में घुल जाएगा, वसा स्नेही का मतलब है जो वसा में घुल जाएगा। जल विरोधी का मतलब है कि जो जल में नहीं घुलता है वो जल विरोधी कहलाता है, और जो वसा विरोधी होता है वो वसा में घुलता नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं साबुन के स्वच्छीकरण की। चलिए बच्चों बात करते हैं साबुन के स्वच्छीकरण की। अब देखिए साबुन के स्वच्छीकरण क्या होता है। साबुन के अणु कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं, ये लवण होते हैं जिन्हें जल में घुलने पर दो आयनित भाग प्राप्त होते हैं, दो आयनिक भाग प्राप्त होते हैं। एक भाग जल विरागी कहलाता है, जबकि दूसरा भाग जल स्नेही कहलाता है। देखो दूसरा भाग बच्चों क्या कहलाता है, जल स्नेही कहलाता है। जो साबुन अगर उसको हम वियोजित करेंगे तो वो आपका नेगेटिव में टूटेगा और Na आपका प्लस में टूटेगा अगर हम इसको वियोजित करेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों जो ये पूरा भाग होता है ये आपका
ये आपका जल रागी होता है। जल रागी होता है। और जो ए भाग होता है ये जल विरागी होता है। मतलब ये आपका जल में घुल जाता है, ठीक है। और जो जल रागी होता है ये आपका तेल में घुलनशील होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर इसके आगे बात करें क्या होता है, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ऋणावेशित भाग एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, जबकि साबुन का दूसरा भाग, आध्रुवी भाग अपने केंद्र को एक तरफ केंद्रित करके एक संरचना का निर्माण करता है, जिसके संपर्क में आने से धूल, मैल आदि की पकड़ कमजोर हो जाती है, और आसानी के साथ यह कपड़ों से अलग हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को साबुन का स्वच्छीकरण कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? साबुन का स्वच्छीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आपके साबुन की सीमाओं की और साबुन और अपमार्जक के लाभ की। चलिए बच्चों, साबुन की सीमाएं की बात कर लेते हैं या साबुन की कमियों की बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है आपका, देखो साबुन का प्रयोग कठोर जल के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि घुली होती है जो
साबुन के अम्ल तथा वसा या वसीय भाग के संपर्क में आते ही इन्हें अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे कपड़ों की क्षति होती है, तथा स्वच्छीकरण प्रक्रिया में बाधन उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं बच्चों साबुन से अधिक अपमार्जक के लाभ। अब बात करते हैं बच्चों साबुन से अधिक अपमार्जक का लाभ की। इसमें पहला है आपका अपमार्जक का उपयोग कठोर जल के साथ कर सकते हैं। जबकि साबुन का प्रयोग कठोर जल के साथ नहीं कर सकते। हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपका है कि अपमार्जक बनाने के लिए वनस्पति तेल और वसा की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। यह मानव खपत से बचे तेल तथा पेट्रोलियम द्वारा की जा सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बन और उसके यौगिक के चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह जाता है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बच्चों वैसे डे टू डे लाइफ में बड़ी दिक्कतें होती है, बट मेरा एक एडवाइस आप ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों को जो चीट करने वाले लोग होते हैं और इसके बाद जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करते हैं और मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज डिलीट करते हैं, इन दोनों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये किसी के भी सगे नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में तत्वों के वर्गीकरण में। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, दोस्तों का शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।